नमस्कार। 2024 में लोकसभा का चुनाव फिर से होने वाला है, जहां पर एक तरफ सारी पार्टियां एकजुट है। मुंबई में हुए विरोधी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में 2024 के चुनाव को देखते हुए कई समितियों का गठन किया गया है और बीजेपी अकेले एक तरफ। ये मंजर पहली बार नहीं हमें देखने को मिल रहा है। 2019 में भी यही मंजर हमें देखने को मिला था, जहां पर एक और सारी पार्टियां थी और एक और बीजेपी अकेले। इसके बावजूद बीजेपी 2019 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती है और देश की जनता का विश्वास जीतती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने की है शानदार, जानदार, धमाकेदार वापसी। आखिर क्या एक ऐसी आइडियोलॉजी, विचारधारा और रणनीति बीजेपी के पास है जहां पर सारी पार्टियां मिलकर उन्हें हरा नहीं पा रही है और बीजेपी लगातार 2 बार भारी बहुमत के साथ सरकार बना पाई। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं। आज बीजेपी की विचारधारा, स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम समझेंगे कि उन सारे प्रॉब्लम को अपने जीवन से कैसे परमानेंट निकाल कर फेंक सकते हैं और अपने जीवन को एक बहुत ही लाजवाब लाइफ स्टाइल में बदल सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड करने वाला हूं। जो पार्ट 1 है कि हमको अगर समझना है कि बीजेपी की क्या विचारधारा है और बार बार ये कैसे भारी बहुमत के साथ सरकार बना पा रही है, तो हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 1951 में बीजेपी पहले से ही बीजेपी नहीं थी। बीजेपी पहले भारतीय जनसंघ थी। साल 1951 में बीजेएस की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में एक मिनिस्टर के पद पे नियुक्त, उनका कहना था कि जब कश्मीर भारत के साथ है तो 2 प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है, साथ ही साथ 2 अलग अलग झंडे क्यों फहराए जाए और 2 अलग अलग कानून व्यवस्था क्यों की जाए। भारत जब कश्मीर के साथ है तो एक होना चाहिए। लेकिन इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा खास ध्यान नहीं देते हैं और इस वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पद से इस्तीफा दे देते और वो आरएसएस की मदद से एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखते हैं बीजेएस, भारतीय जनसंघ, और जिनका चुनाव चिन्ह होता है पार्टी का झंडा का, ध्वज का दीपक छाप। 1952 से 1953 में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें बीजेएस मात्र 3 सीटें ला पाती है, क्योंकि ये पार्टी अभी न्यूली बनी हुई होती है। अभी पार्टी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई और 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो जाता है। और ये पार्टी का सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि पार्टी अभी तक ठीक से अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ इस दुनिया में जो भी होता है ना, वो कुछ बहुत अच्छे के लिए ही होता है। आरएसएस से एक व्यक्ति निकल आता है भारतीय जनसंघ की बागडोर संभालने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और 1967 तक वो अपना सेवा इस पार्टी को देते हैं। और 1967 तक वो पार्टी के जड़ों को जमीन के अंदर इतना मजबूत कर देते हैं कि आज जो विशालकाय वृक्ष के रूप में आपको बीजेपी देखने को मिल रहा है, उनमें एक बहुत बड़ा योगदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी बड़े पेड़ को बनने के लिए उनकी जड़ें जमीन के अंदर तक जानी चाहिए, तब जाकर वो एक विशालकाय वृक्ष को हवा, पानी जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हिला नहीं पाती। 1967 तक जब वो जमीन का बागडोर बहुत अच्छे संभालते और जो बीजेएस को, भारतीय जनसंघ को मजबूत करते हैं, इसका रिजल्ट 1967 के इलेक्शन में देखने को मिलता है, जहाँ पे भारतीय जनसंघ 3 सीटें लाई थी। वो 1967 के चुनाव में 3 सीटों से 35 सीटों तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में वहां के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर, विधायकों के साथ मिलकर अपना सरकार भी बनाती है, वहां पे योगदान देती है सरकार में। उसके बाद 1968 तक में अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्टी का बागडोर संभालते। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तब तक पार्टी में एक अच्छा पद, एक अच्छा बागडोर, एक अच्छा चेहरा बनकर उभर चुके थे। इसी का रिजल्ट देखने को मिलता है 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी का बागडोर संभालते हैं और उनको भी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
इनका जो आइडियोलॉजी था बहुत क्लियर था। जो भारतीय जनसंघ का जो आइडियोलॉजी था बहुत क्लियर था। 3 मेन मुद्दाएं थी इनके पास: गौहत्या पे रोक, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद कश्मीर मुद्दा। अगर आपको नहीं पता है कि यूसीसी क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताना, इस पे मैं एक विशेष वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी मैं बता देना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक देश और एक न्यायपालिका व्यवस्था। आपको लगता होगा कि इस देश के सारे जनताओं के लिए एक कानून है, तो आप गलत है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको यूसीसी पे एक परफेक्ट वीडियो चाहिए तो बोलना, मैं उसे भी बना दूंगा। तो ये सारी मुद्दाओं को लेकर आगे बढ़ते ही रहते हैं। तब तक 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाता है। इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है कि आरएसएस सहित बीजेएस और कई पार्टियां इनका विरोध करती है। तो विरोध में क्या करता है, इन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। 1977 में फिर से एक इमरजेंसी अर्थात फ्रेश इलेक्शन होता है। जब फ्रेश इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन में 4 पार्टियां मिल जाती हैं और जिनका एक साफ मोटिव होता है कांग्रेस को देश की सत्ता से निकालकर बाहर फेंकना और इंदिरा गांधी को गद्दी से हटा देना। जो 4 पार्टियां विशेषकर सरकार बनाती है उसमें होती है सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस को, जनता लोकदल और बीजेएस भारतीय जनसंघ। ये चारों पार्टियां मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण करती है जिनका नाम होता है जनता पार्टी। और देश में पहली बार वो होता है जो किसी ने कभी सोचा नहीं था, कांग्रेस देश से बाहर, कांग्रेस सत्ता से बाहर और ये न्यूली बनी हुई जनता पार्टी देश की गद्दी में बैठ जाती है। ये लोग मिलकर जो पार्टी बनाते हैं, इनका प्रधानमंत्री अब कार्यकाल आगे बढ़ता है, लेकिन 4 पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाई रहती है, इनकी जो विचारधाराएं होती है वो एक नहीं होती। कई बार भारतीय जनसंघ को ये तीनों पार्टियां बोलती है कि आप ड्यूल मेंबरशिप को कैंसिल कर दो, मतलब आपका आरएसएस में भी पार्टिसिपेंट है और बीजेएस में भी, आप किसी एक में रहो क्योंकि उससे विचारधारा गड़बड़ होती है। इसी विचारधारा चारों पार्टियों की बैठ नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार गिर जाती है और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता है। मतलब कि ड्यूल मेंबरशिप होती है तो विचारधाराएं मिल नहीं पाती है ना। तो 1980 में इलेक्शन होता है और क्या होता है कि 1980 में जो इलेक्शन होता है तो उसमें पार्टी हार जाती है। मैं आपको एक बता देना चाहूँगा कि जो बीजेएस और सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और जनता लोकदल मिलकर जो पार्टी बनाती है, जो जीतती है, उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट बीजेएस का होता है, जो 99 सीटें लोकसभा की, मतलब एमपी इनके होते हैं। फिर से मैं उसी पॉइंट में आता हूँ कि इनकी विचारधाराएं नहीं मिल पाती, जिनके कारण फिर से बीच में इलेक्शन कराना पड़ता है। और इलेक्शन के बीच में ये होता है कि इलेक्शन में विचारधाराएं नहीं मिल पाने के कारण ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं ग्राउंड लेवल में जाकर, और सरकार और इनकी जो पार्टी हार जाती है। उसी समय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई रहती है। तो क्या होता है कि कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति वोट मिलता है और सहानुभूति वोट मिलने के कारण कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है। ये हार के कारण ये चारों पार्टियां आपस में एक बैठक बुलाती है जिसमें बीजेएस को कड़ी तरीके से बता दिया जाता है कि आपको ड्यूल मेंबरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जो बीजेएस तथा भारतीय जनसंघ वो बोलती है कि हम आरएसएस को नहीं छोड़ सकते हैं, और वो उस चारों पार्टियों से इस्तीफा देकर अपना एक अलग बन जाती है। और अब इस अध्याय का दूसरा चैप्टर चालू होता है जहां पे कुछ ऐसा होने वाला था जो भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख देती है। अब 6 अप्रैल 1980 में पहली बार एक नई पार्टी का निर्माण होता है जो आरएसएस की मदद से, जिसका नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। अब इस पार्टी की जो चुनाव चिन्ह होती है वो होती है कमल छाप, दीप छाप से कमल छाप, और बीजेएस से भारतीय जनता पार्टी। इसका जो प्रेसिडेंट है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया जाता है। अब पार्टी न्यूली बनी हुई थी 1980 में, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी अपनी विचारधारा को लेके। वो सोचती है जनता पार्टी की विचारधारा को लेके चले, हिंदुत्ववादी सोच को लेके चले, थोड़ी गांधी जी की भी जो विचारधारा है उसको लेते हैं, थोड़ा सा आरएसएस और थोड़ा सा बीजेएस की मिला के एक नया विचारधारा को बनाया जाए। अपनी कंफ्यूज आइडियोलॉजी के कारण क्या होता है ना कि
89 में जो ये इनका जो आइडियोलॉजी होता है वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक इन लोगों के बीच में फिर से ना इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में इनकी जो कंफ्यूज आइडियोलॉजी के कारण बीजेपी उस समय मात्र 2 सीटें जीत पाती है, और ये अब तक का बीजेपी का सबसे गंदा परफॉर्मेंस रहता है। इसलिए क्योंकि जब पहली बनी थी पार्टी उस समय ग्राउंड लेवल पे अच्छे से पकड़ नहीं बना पाई थी, तो भी उन्होंने 3 सीटें जीती और अब 2 सीटें। इसके बाद क्या होता है ना कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और उसके बाद एक नई विचारधारा लाई जाती है जिसमें राम जन्मभूमि, गौ हत्या, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और कश्मीर मुद्दा को फिर से गठन किया जाता है, और कहा जाता है कि अब हम एक ही विचारधारा को फॉलो करेंगे, हिंदुत्ववादी। और इसके बाद भारतीय इतिहास के में कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रखने वाला था, और इस बीजेपी बनी हुई पार्टी को भारत के हर एक हिंदू के साथ जोड़ने वाला था। एक विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि को लेकर कई जगह पे रैलियां लगाती रहती है और सभाएं करती रहती है। इसमें ना बीजेपी भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट देती है, और साथ ही साथ राम जन्मभूमि को लेकर सारे हिंदुओं को जगाने का काम करती है। इसी के संदर्भ में लाल कृष्ण आडवाणी एक यात्रा का आह्वान करते हैं जो सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक जाए, जिसमें हिंदुओं को एक करने का काम करता है। उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव, इस यात्रा में जुड़ने के लिए बिहार से भी कई लोग जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं ना, वो जेल में डलवा देते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो इस यात्रा में जुड़ने के लिए लोग जाते हैं, तो क्या करते हैं ना कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया जाता है, और पैरामिलिट्री फोर्स और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उसके बीच में मुठभेड़ हो जाती है, और जिसके कारण बीजेपी के कई कार्यकर्ता शहीद हो जाते हैं। ये समय ऐसे ही चलते रहता है, और समय चलते चलते फिर एक ऐसा दौर आता है जो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को एक सभा का आयोजन किया जाता है राम जन्मभूमि के पास में, जहाँ पे 1 लाख कार्यकर्ता एकजुट होते हैं, और देखते ही देखते ये कार्यकर्ता ये भीड़ बेकाबू हो जाती है, और जो बाबरी मस्जिद है उसको ढा देती है, जिसके बाद देश में कई जगह पे हिंदू मुस्लिम झगड़े भी होते हैं, और केंद्र में उस समय बैठी हुई सरकार कांग्रेस की विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा देती। इसके बाद भी कई यात्राएं निकाली गई, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को जोड़ने का काम किया गया। इसी तरीके से अब धीरे धीरे करके बीजेपी ने पूरे ग्राउंड लेवल तक पकड़ बनानी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगी। साथ ही साथ इसके बाद इनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला कि जब इनका रिजल्ट इनको ये अच्छा देखने को मिला कि जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री भी बने। लोकल पार्टियों के साथ में मिलकर ये सरकार बनाई गई थी, जिसके कारण 2 बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। बीजेपी जो लोकल पार्टियों के साथ मिलकर एक जो अलग लेवल का बनाई थी पार्टी, जिनका नाम उन्होंने एनडीए दिया, और कांग्रेस भी कुछ लोकल पार्टियों के साथ मिलकर बनाई जिनका नाम दिया गया यूपीए। 2004 से 2013 तक कांग्रेस लगातार सत्ता में आई। अब इस चैप्टर का तीसरा अध्याय, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 में एक ऐसे व्यक्ति से हिंदुस्तान का परिचय हुआ जो काफी बोल्ड और अपनी बातों पे खरा उतरने वाला। देश इस समय महंगाई काफी बढ़ चुकी थी और भ्रष्टाचार भी बहुत पिकअप पे था, तो सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो व्यक्ति गुजरात के जो सीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश की प्रधानमंत्री के जो फेस है उन पर बहुत फिट बैठ रहा था और लग रहा था कि ये व्यक्ति कुछ अलग करेगा, और देखने को भी यही मिला। उनका बोल्ड भाषण, साथ ही साथ उनकी विचारधारा बहुत ज्यादा क्लियर। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कुछ कर पाई जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाई।
और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम पार्ट जो चौथा अध्याय है वो कंप्लीट होता है। कि मैं बताना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वो लगातार बहुमत सीटें जीत रही है, और आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप भी अपने सारी चुनौतियों को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। चुटकियों में नहीं, उसके लिए काफी मेहनत लगेगी, लेकिन आप उस पर एक मजबूत पकड़ बना लोगे। देखो, बीजेपी के शुरू से जो मुद्दे थे ना, वो मुद्दों को उन्होंने 2014 में जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उन्होंने उस सारे मुद्दों को क्लियर किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले मुद्दों को हटाया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा, और वैसा नहीं बोला कि भाई मतलब एक भारत में रह के दो झंडे नहीं फहराए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के साथ वो शुरुआत हुई थी, उन्होंने प्रूफ किया उसको कि जैसे ही हम आए अपने पावर में, हम अपने सरकार बना पाए, हमने उस विचारधाराओं को कंप्लीट किया। तो इससे देश की जनता को लगने लगा कि जो ये बीजेपी पार्टी है, जो भी ये प्रॉमिस करती है वो पूरा करती है, और इसका रिजल्ट देखने को मिला 2019 के चुनाव में कि वो फिर से सत्ता पे आ पाई। तो अब 2024 के चुनाव में क्या होगा, ये मेरा कोई राजनीतिक मुद्दे से बनाने का मकसद नहीं था। मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल मकसद था कि मैं बीजेपी का केस स्टडी लेकर आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सके उसको बताना चाहता था। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी को लेकर आप अपने जीवन में भी बहुत बदलाव कर सकते हैं। धन्यवाद।